आप सभी को नमस्कार बेटा। और उम्मीद होगा आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए जो चैप्टर में है वो थर्मोडायनेमिक्स में एक छोटा सा पार्ट है जिसे स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के नाम से जाना जाता है ना। तो जो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है उसमें होता क्या है एक्चुअली, वो किस किस बातों पे डिपेंड करता है, उसकी स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी कैसे डिसाइड किया जाता है बेटा, ये हम लोग अच्छी तरीके से जानेंगे। ठीक है, उसी में एक छोटा सा और टॉपिक है कि रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक चीज़ है उसमें, और उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग लेट नहीं करेंगे, लेक्चर को आगे करते हैं, सब आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ थर्मोडायनेमिक्स का ये पार्ट है बेटा, ये आपका 1 मिनट, ये आपका क्या है, थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है जिसमें आपको स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस की प्रोसेस आपको पढ़ाएंगे। फिर उसमें बेटा एक पढ़ाएंगे रिलेशन बिटवीन द गिब्स फ्री एनर्जी एंड के इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यही बात कर लेते हैं कि रिलेशन क्या होता है गिब्स फ्री एनर्जी और, है ना, गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं बेटा, नेक्स्ट पेज पे आते हैं और यहाँ पे ले चलते हैं आपको, लिखता हूँ रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट। ठीक है, डेल्टा जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हम लोग इसको स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, अब आगे देखिए करना क्या इसमें। सबसे पहले बात ये बताओ कि डेल्टा जो जी होता है वो आपका नॉट जो होता है वो स्टैंडर्ड कंडीशन होता है। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब होता है बेटा, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब ये होता है कि आपका टेम्परेचर प्रेशर जो होता है वो फिक्स होता है ना, वो स्टैंडर्ड कंडीशन होता है। तो यहाँ पे पहले रिलेशन देखो, ये आपको डायरेक्ट रिलेशन देखना है, आपको सिलेबस में रिलेशन ही डायरेक्ट है। तो क्या होगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस, है ना, 2.303 आर टी लॉग क्यू। अब आप क्यू जानते हो क्या होता है, क्यू क्या होता है ये आपको अच्छी तरीके से पता है। क्यू जो होता है बेटा वो रिएक्शन क्वोशिएंट होता है, याद करो केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े हो। ठीक है, रिएक्शन क्वोशिएंट, और रिएक्शन क्वोशिएंट किसी भी कंडीशन पे निकालते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो तभी हम निकाल सकते हो। और आप के बारे में जान ही रहे हो, के जो होता है वो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना। ये आपको कहानी समझ में आ गया होगा। अब आपको मैं ले चलता हूं कि अगर हम इक्विलिब्रियम का कंडीशन लें, एट इक्विलिब्रियम बेटा, जब कंडीशन इक्विलिब्रियम का लेते हैं तो आप जान लीजिए डेल्टा जी विल बी ज़ीरो, है ना। और जब डेल्टा जी ज़ीरो हो जाता है बेटा तो क्यू क्या होता है आपका के इक्वल हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब जब इसमें हम लोग वैल्यू पुटअप करेंगे, जब वैल्यू पुटअप करेंगे देख लीजिए तो क्या होगा, 0 इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग के हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम में ये क्यू जो होगा वो के क्या होगा बेटा, इक्वल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये फार्मूला आपका देखने को मिल जाता है, ये फार्मूला आपका अच्छी तरीके से याद कर लेना, यही फार्मूला काम आता है। अब यहाँ पर फार्मूला 1 मिनट हम लोग क्या करें, इसको जीरो को हटा दें तब आपको आनंद आएगा। मतलब कि अगर हम इसको इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2.303, है ना, आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये वाला फार्मूला आपको लगाना है, ये वाला फार्मूला लगाना है। ठीक है, ये फार्मूला अगर आप जानोगे तो आप ई क्यू के इक्विलिब्रियम निकाल सकते हो। अच्छा, आर क्या है आपका, आपको पता ही है, आर इज अ गैस कांस्टेंट होता है। ठीक है, और टी बेटा क्या होता है, टी इज अ कांस्टेंट टेम्परेचर आपका, यानी जो भी टेम्परेचर दिया रहेगा उसके बेसिस पर आपका जो होगा। ठीक है,
तो चलो हम पीछे वाला पेज आपको मैंने ये बता दिया, अब आगे वाले पेज पे चलता हूँ, मैं आपको आगे वाले पेज पे ले चलता हूँ। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो ये कहानी है। अब अगर मान लो तो ये फार्मूला आपका लग जाएगा। एक और फार्मूला बेटा होता है, आपको याद होगा, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के होता। अच्छा, एल एन कैसे आया है बेटा? एल एन जो होता है ना वो 2.303 लॉग होता है, आपको पता होगा। ये मैथमेटिकल टर्म है, थोड़ा सा आपको इसके बारे में आइडिया रखना होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर एल एन के की वैल्यू निकालना चाहें तो माइनस डेल्टा जी नॉट हो जाएगा और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, आर टी हो जाएगा। ठीक है, आर टी हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम एल एन को हटाएंगे, देखो थोड़ा मैथ है इसमें, जब हम एल एन को हटाएंगे तो ये ई के ऊपर पावर आ जाएगा डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी। ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब देखो एक और बात मैं बता देता हूँ, अभी आपको मैंने पढ़ाया है कि डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के। अब लॉग के की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो क्या करोगे, लॉग के की वैल्यू चाहिए तो माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन क्या हो जाएगा 2.303 आर टी। सिंपल सी बात है, मैथमेटिकल टर्म सिंपल है। अब लॉग को हटाओगे तो k इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर आएगा 10 टू दी पावर माइनस डेल्टा जी नॉट देन 2.303 और ये हो जाएगा आर टी। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो जितना मैं आपको बता रहा हूँ ये कर लेना। लेकिन देखो न्यूमेरिकल ये आपके नीट के पोर्शन में और जेई वाले पोर्शन में आता है, लेकिन जब आप बोर्ड के लेवल पे बात करोगे तो बोर्ड में आपका ये वाला फार्मूला इनफ है और इसी पे सवाल भी लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक रिलेशन आपको और पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड ईएमएफ ऑफ द सेल। रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी, ठीक है, एंड ईएमएफ ऑफ सेल। ये आप जानते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मिलेगा पढ़ने के, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेटा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एन क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। एफ क्या है यहाँ, एफ इज द फराडे नंबर, एफ इज द फराडे नंबर हो जाता है। ठीक है, और ई सेल क्या हो जाएगा बेटा, ई सेल ये हो जाएगा आपका ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हमको क्या चाहिए, हमको डेल्टा जी जो है वो आपका 0 से कम चाहिए। तो जब 0 से कम लाओगे तभी तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, जो खुद से होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो यानी अगर हम ई नॉट सेल की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 रखेंगे बेटा तभी तो ये 0 से ज़्यादा मतलब प्लस वैल्यू। तो जब ये प्लस रखोगे तो प्लस का मल्टीप्लाई क्या होगा, माइनस होगा और डेल्टा जी आपका माइनस आ जाएगा। तो मुझे डेल्टा जी निगेटिव लाने के लिए बेटा डेल्टा जी क्या लाना है, मुझे निगेटिव। क्यों? क्योंकि मुझे प्रोसेस को क्या बना देना है, स्पॉन्टेनियस बना देना है। तो स्पॉन्टेनिटी के लिए मैथमेटिकल टर्म है यहाँ, सीधे सीधे ई सेल को प्लस में लेना है ताकि ये वाला माइनस, ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस बना दे, और माइनस ही तो मुझे स्पॉन्टेनिटी को चाहिए। मतलब ओवरऑल डेल्टा जी जो चाहिए मुझे क्या चाहिए, ओवरऑल डेल्टा जी मुझे निगेटिव चाहिए। ठीक है, तो ये कहानी होता है। क्लियर है, समझ में आ गया सबको? अब सीधे सीधे यहाँ जो न्यूमेरिकल आता है, आप न्यूमेरिकल एक बार देखिएगा, मैं आपको सीधे सीधे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की तरफ ले चलता हूँ। तो आपको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को बता दूँ ताकि नहीं तो लेक्चर लंबा भी हो जाता है, थोड़ा दिक्कत हो जाता है और आप लोग को रिवीजन करने में थोड़ी दिक्कत होती है, आप लोग घबराते हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जल्दी से स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बता दूँ। ठीक है, तो चलिए ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा जितना मैंने बोला यहाँ से, ये मैंने जितना भी आपके साथ बताया आपको ये सारी बात समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए मैं नेक्स्ट चलता हूँ और आपको ले चलता हूँ बेटा
स्पॉन्टेनियस, इसी का इंतजार था, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है या स्पॉन्टेनिटी क्या होता है ना बेटा। स्पॉन्टेनिटी जो होता है ना वो क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जो इटसेल्फ होता हो। तो क्या होगा बेटा, प्रोसेस विच अकर इटसेल्फ, प्रोसेस विच अकर इटसेल्फ। बेटा जो प्रोसेस अपने खुद से होता है, जो प्रोसेस अपने खुद से होता है उसे क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। या एक बात और समझ लो, या तो इनिशिएशन किया जाए, आर इनिशिएशन टेक्स प्लेस, या तो इनिशिएशन किया जाए, इनिशिएशन क्या हो, इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन द, अभी मैं बताऊंगा इनिशिएशन क्या होता है, इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, ये आपको मैं अभी तुरंत बता दे रहा हूं। ठीक है, तो वो स्पॉन्टेनियस होता है। अब आपको ये जानना होगा कि कौन सा प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, जो खुद से होता है। खुद से होने वाला तो आप उंगली पे गिना दोगे। तो बच्चा जितने भी नेचुरल प्रोसेस होता है, देखो अच्छे से समझो क्योंकि मैं बहुत स्लो आपको बता रहा हूँ, जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं या जो बेटा इर्रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, जो क्या होता है, इर्रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, वो सारे प्रोसेस क्या कहलाता है, स्पॉन्टेनियस कहलाता है। फिर से सुन लो, जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं या इर्रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, बेटा इर्रिवर्सिबल का मतलब क्या हुआ कि ए से बी तो बन रहा है लेकिन बी से ए नहीं बन रहा है, दैट इज कॉल्ड इर्रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो ये कहानी। अब दूसरे हम पेज पे आते हैं। जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है बेटा, वो या तो खुद से होगा, इटसेल्फ होगा। जैसे पानी का फ्लो अगर देखना, एग्जाम्पल की बात करोगे तब आपको ढेर सारा समझ में आएगा। बेटा फ्लो ऑफ वाटर, देखते हो पानी जो है ऊपर से नीचे आने में नहीं कहीं दिक्कत होता है। फ्लो ऑफ वाटर, पानी जब ऊपर से नीचे आता है, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हायर एल्टीट्यूड टू लोअर, मतलब डाउन। तो बेटा ऊपर से पानी जब नीचे आएगा तो क्या कहलाएगा, नीचे आएगा तो क्या कहलाएगा, स्पॉन्टेनियस होगा, वहां पे कोई भी फोर्स नहीं जरूरत पड़ेगा। तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाता है। दूसरी भी बात करते हैं कि हीट का फ्लो, आप जानते हो कि हीट जो होता है हाई हीट से लोअर हीट तक जाता है। हाई हीट से कहाँ जाता है, HIGH, हाई हीट से कहाँ जाता है, लोअर हीट की तरफ जाता है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, आपका ये भी आपका स्पॉन्टेनियस कहलाता है। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस या वेपोराइजेशन ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज। तीसरी बात समझ लो, एग्जांपल समझो खूब। बेटा वेपोराइजेशन समझ रहे हो, वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, वाटर फ्रॉम बेटा क्या होता है, वाटर बॉडीज। तो वेपोराइजेशन भी तो खुद से होता है, तो वो भी तो आपका क्या होगा, ये स्पॉन्टेनियस होगा। द प्रोसेस विच रिक्वायर्ड द प्रॉपर इनिशिएशन, सुनना ध्यान से, प्रोसेस क्या होगा, इनिशिएशन खोज रहा है। प्रोसेस क्या हो रहा है, रिक्वायर्ड इनिशिएशन, INITIATION, इनिशिएशन। तो इनिशिएशन का मतलब क्या हो, थोड़ा सा आप उसको स्टार्ट करो। जैसे मान लो कोई बच्चा ऊपर बैठा है, थोड़ा धक्का दे दिए तो नीचे सरक के चला जा रहा है, इनिशिएशन कहलाता है। जैसे लाइटनिंग ऑफ कैंडल, बेटा लाइटनिंग ऑफ LIGHTING, लाइटनिंग ऑफ कैंडल, कैंडल का जलना है, वो भी तो आपका स्पॉन्टेनियस होगा। या कंबक्शन रिएक्शन, जैसे मान लो यहाँ पे हम आगे ले चलते हैं, मान लो कि बेटा आपके पास क्या होगा, आपके पास मान लो CH4 गैस है भैया, और ये आपका O2 गैस है, और ये जब रिएक्शन करा रहा है तो CO2 गैस और क्या बना रहा है, 2H2O गैस का फॉर्मेशन कर रहा है। ये भी तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हुआ, ये भी तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है। तो स्पॉन्टेनिटी का ये कहानी होता है। अब हम आपको बताते हैं कि नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है। चलिए, स्पॉन्टेनियस समझ में आ गया, नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है, जो नेचर द्वारा नहीं होगा वही तो नॉन स्पॉन्टेनियस कहलाएगा। बोलो हाँ या ना, हाँ तो ठीक है। अब आगे देखा जाए स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। तो नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है,
जिसमें एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायर पड़ती है। यानी ऐसा प्रोसेस, द प्रोसेस विच रिक्वायर्ड एक्सटर्नल फोर्स, जहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है, वो भी कॉन्टीन्यूअसली, ऐसा नहीं कि रुक जाइए, कॉन्टीन्यूअसली। जैसे आप समझ लीजिए, आप ये बताओ कि पानी अगर नीचे से, मान लो यहाँ वाटर है, यहाँ पे तुम्हारा वाटर है बेटा, और इस वाटर को आपको यहाँ टंकी में ले जाना, आप जानते ही हो टंकी में कैसे जाता है, घर घर लगा हुआ पाइप लगा हुआ है। तो बेटा यहाँ हायर, लोअर से हायर जाना है, बिल्कुल स्पॉन्टेनियस से उल्टा सोचो, लोअर से हायर जाना है। तो बेटा लोअर से हायर कब जाएगा, जब आप कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो। इसीलिए तो आप मोटर लगाते हो, मोटर क्या करता है, नीचे से पानी ऊपर ले जाता है। तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस कहलाता है। क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, तो ये कहानी होता है। अब कुछ और भी, जैसे ये भी होता है कि लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, से एसी रेफ्रिजरेटर का नाम जानते होगे तुम लोग। एक बात और समझ लो, दूसरा कि लोअर टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर टू क्या होगा बेटा, हाई टेम्परेचर पे होता है। तो जब लोअर से हाई पे जाएगा तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये जैसे एसी का रेफ्रिजरेटर जान रहे हो ना, एसी जो होता है रेफ्रिजरेटर, एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया बेटा, तो वो आपका क्या होता है, कुछ इस तरीके से खेल करता है। ठीक है, तो ये कहानी होता है। तो समझ में आ गया स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है। अब इसके कुछ फैक्टर है, देखो फैक्टर अगर जान जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉन्टेनिटी, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर, यहाँ लिख देता हूँ, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर बेटा स्पॉन्टेनिटी। अब सुनना ध्यान से बेटा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को बनाने के लिए कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर आपको बताऊंगा मैं, एनर्जी। ध्यान देना, अच्छे से नोट करो और अच्छे से समझो। एनर्जी एक होता है। एक बात बताओ, तुम लोग एक बात जानते हो कि अगर एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि बच्चा लोग, आप लोग ये जानते हो कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ठीक है, ये आपको कहानी अच्छे से पता है। ठीक है, यानी जो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा, एनर्जी तभी तो घटेगा। जो प्रोसेस क्या होगा बच्चा पार्टी, एक्सोथर्मिक होगा, वही तो आपका स्पॉन्टेनियस होगा। वही क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। भाई एक्सोथर्मिक कैसे लिखते हो, ए से बी बना और यहाँ पे इंथैल्पी को माइनस में दिखाते हो। तो जहाँ एनर्जी निकल रहा है, देखो एनर्जी घटा तो स्टेबिलिटी बढ़ी और स्पॉन्टेनिटी बढ़ा, यानी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का लाएगा ये। लेकिन एक बात बताओ, एंडोथर्मिक भी जो कुछ प्रोसेस एंडोथर्मिक वाला भी होता है जो स्पॉन्टेनियस होता है, जो एक्सेप्शनल कैटेगरी में रखते हैं, तो उसको जरूर ध्यान दीजिएगा। आप लोग सारी बात ध्यान दोगे तो मज़ा भी आएगा। एंडोथर्मिक प्रोसेस जो कुछ होता है बेटा, एंडोथर्मिक प्रोसेस, जब बेटा एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, है ना, तो वो भी तो स्पॉन्टेनियस है। अभी आपने क्या सीखा कि यार एक्सोथर्मिक स्पॉन्टेनियस होता है, यहाँ तो एनर्जी दिया जा रहा है फिर भी स्पॉन्टेनियस है। तो भैया ये जो है ना, ये वाला केस जो है ना, वो बेटा एक्सेप्शनल केस होता है। और जानते हो कि दुनिया भी एक्सेप्शनल वाला ही चीज़ पूछता है जो आपको कम जानकारी हो। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ और अच्छे से समझिए। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें बेटा, तो क्या होता है, मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है, आप बर्फ का टुकड़ा छोड़ दो, मेल्ट होने लगा तो वो क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस हो गया। ठीक है, वेपोराइजेशन भी आपका स्पॉन्टेनियस होता है। वेपोराइजेशन भी आपका क्या होता है भाई, वेपोराइजेशन अपने आप तो होगा नहीं, आप पानी को क्या करोगे, पानी को आप हीट दोगे तब तो ये वेपर बनाएगा बच्चा। तो आखिर ये प्रोसेस तो एंडोथर्मिक हुआ, क्योंकि आप हीट दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, है ना।
तो बेटा जब आपका प्रोसेस एंडोथर्मिक हुआ और फिर भी वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो रहा है, इसका मतलब कि प्रिंसिपल में कुछ लोचा है, कुछ न कुछ यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो हम लोगों की नज़रें वहाँ नहीं पहुँच पा रही हैं। कुछ न कुछ बात हो रही है इसमें जो हम लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो एनर्जी ही सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं शो करता है स्पॉन्टेनिटी के लिए। तो एक फाइनली हम लोग बात तो आ गई कि ओनली एनर्जी विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉन्टेनिटी। देखो आखिर बाद में बात आई गई कि बेटा ओनली एनर्जी विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ठीक है स्पॉन्टेनिटी। अब ये बताओ, अभी हमने बताया कि जो एक्सोथर्मिक होता है वो आपका स्पॉन्टेनियस होता है, लेकिन कुछ मैंने आपको अभी एंडोथर्मिक भी बताया और वो भी आपका क्या था, स्पॉन्टेनियस था। तो यहाँ पे एनर्जी का फैक्टर है बेटा, यहाँ एनर्जी बढ़ रहा घट रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है, स्पॉन्टेनिटी बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पे यार एंडोथर्मिक है, यहाँ पे तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है। यहाँ आपकी जो है एनर्जी दे रहे हो तो इट शुड बी नॉन स्पॉन्टेनियस अकॉर्डिंग टू एनर्जी के अकॉर्डिंग तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, लेकिन फिर भी स्पॉन्टेनियस हो रहा है। तो ये फिर भी स्पॉन्टेनियस हो रहा है, तो बच्चा पार्टी ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका मतलब कोई और भी फैक्टर इसमें काम कर रहा है। तो कौन सा फैक्टर काम कर रहा है? तो बेटा सेकेंड फैक्टर आपका होता है रैंडमनेस, जो जिसको आप दूसरे नाम से कहते हो एंट्रोपी। दूसरे नाम से क्या बोलते हो बेटा? एंट्रोपी बोलते हो। जिसको रैंडमनेस जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंट्रोपी बोलते हैं। ठीक है। अब आप जानते हो कि अगर रैंडमनेस बढ़ता है, ये आपको मैं पढ़ाया हूँ, डिसऑर्डरनेस, रैंडमनेस बढ़ता है बेटा तो एंट्रोपी भी बढ़ती है। और अगर एंट्रोपी बढ़ता है तो प्रोसेस क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। जैसे आपसे कोई पूछ दिया कि ये बताओ कि जो सॉलिड लिक्विड गैस हैं इसमें सबसे ज़्यादा रैंडमनेस किसमें है, तो आप बिना सोचे समझे बताइएगा कि भैया आप जो पूछ रहे हैं ना उसका आंसर ये है कि गैस के मॉलिक्यूल काफ़ी दूर दूर होते हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल जब काफ़ी दूर दूर होते हैं बच्चा, तो इसका मतलब कि उनमें फ्रीडम ज़्यादा होता है। जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप रूम लेके पढ़ रहे हैं, माँ बाप से दूर रह के पढ़ रहे हैं, तो आप में एंट्रोपी ज़्यादा है। आप जब चाहें झोला उठाए लगे घूमने, तो वहाँ पे फ्रीडम ज़्यादा है, यहाँ पे फ्रीडम आपका नहीं है। फ्रीडम अगर नहीं है मतलब आपका रैंडमनेस नहीं है, और अगर रैंडमनेस बेटा नहीं है तो एंट्रोपी भी आपका कम होगा। तो सबसे ज़्यादा जो एंट्रोपी देखने को मिलेगा वो गैस में, फिर आपका लिक्विड में, फिर आपका कहाँ मिलेगा? सॉलिड में, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं? दूर दूर फील कर रहे हैं। ये तो नॉर्मल बात हो गई। अब एक्सेप्शनल वाली बात तो किया जाए कि सर ये तो छोटी छोटी बात आप बता रहे, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये तो हम भी बता सकते हैं। बिल्कुल बेटा बता सकते हो। अब बताने वाली बात मैं बता रहा हूँ तुमको। देखो मेल्टिंग ऑफ आइस मेल्ट होता है तो क्या बनता है? लिक्विड बनता है। तो जब आइस सॉलिड था, आइस क्या था? सॉलिड था, और यहाँ लिक्विड बन रहा है, इसका मतलब कि लिक्विड में एंट्रोपी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मतलब रैंडमनेस, पानी के मॉलिक्यूल जो है ना बहुत तेज इधर उधर भागते हैं, तो जब रैंडमनेस बढ़ेगा तो एंट्रोपी भी बढ़ेगा। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? तो ये एक्सेप्शनल केस वाली बात है। अब अगर आप लिक्विड है, मान लो आप लिक्विड ले रहे हो, दूसरा एग्जांपल समझो, आप लिक्विड ले रहे हो, और लिक्विड क्या है? वाटर ही तो लिक्विड ले रहे हो, और जब आप इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे ले रहे हो तो ये क्या बना रहा है? सॉलिड बना रहा है। सॉलिड का मतलब क्या हो गया? पानी एकदम वो हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ रैंडमनेस ज़्यादा है तो एंट्रोपी भी ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ रैंडमनेस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है बेटा, तो एंट्रोपी भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो रैंडमनेस, अब देखो यहाँ पर हम बोल रहे हैं ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। फिर जब ये रैंडमनेस घट रहा है
तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कैसे होगा बेटा? डेल्टा एस अगर 0 से ज़्यादा है तब तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। ये फैक्टर आपको याद रखना होगा। तो कोई न कोई और एक फैक्टर है जो स्पॉन्टेनिटी को दिखाता है, कोई न कोई एक फैक्टर है। यानी रैंडमनेस इज नॉट ओनली फैक्टर टू डिसाइड द स्पॉन्टेनिटी। तो देखो, एनर्जी सिस्टम का घटता है और रैंडमनेस बढ़ता है। यानी रैंडमनेस जो यूनिवर्स का होता है वो कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? बढ़ता है। कॉन्टिन्यूअस क्या होगा? बढ़ेगा। मेरी बात सबको समझ में आ गई? सारी बात क्लियर हो गई? सबको समझ में आ गया? तो देखो, सिंपल सी बात है कि अगर एंट्रोपी बढ़ेगा तो डेल्टा एस बढ़ेगा और वहाँ पे प्रोसेस क्या होता है? स्पॉन्टेनियस होता है। तो इतनी बातें थीं जो आपको मुझे बतानी थी और मैंने अच्छी तरीके से आपको मैंने बता भी दिया। मैं आपको प्रीवियस लेक्चर वाले पे उस पे आते हैं। देखो, यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से समझाया है, पूरा समझाया है कि क्या क्या इसका होता है। आप एक काम करना बेटा, पेन कॉपी उठाना, वीडियो पॉज करना, लिखते चलना। अगर आपको कहीं कोई इसमें डाउट है तो वीडियो में कमेंट बॉक्स आपके पास अवेलेबल है, आप उस कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाएं ताकि आपको कोई दिक्कत वहाँ पे न आए। ठीक है, तो हम थोड़ा सा आपसे और बात करना चाह रहे हैं। मैं अपने आता हूँ इस पे। तो देखो, मैंने आपको अच्छी तरीके से एंट्रोपी की सारी कहानी, स्पॉन्टेनियस क्या होता है प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है, बड़े अच्छे तरीके से आपको मैंने समझाया है। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं आपको वीडियो से कुछ बेनिफिट ज़रूर होगा और अच्छा भी बेनिफिट होगा, मुझे उम्मीद है। अगर थोड़ी भी बहुत अगर आपके साथ दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम आता है तो भैया कमेंट बॉक्स आपके पास जिंदाबाद है, आप वहाँ बताइए, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। लेकिन एक बात और आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि देखो, वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, वीडियो को एडिट करने में मेहनत लगती है, वीडियो को अपलोड करने में मेहनत लगती है। तो आपका जो सजेशन होगा, आपका जो रिस्पांस होगा वो हमारे मोटिवेशन को मोटिवेशन देगा, मुझे मेरे अंदर एनर्जी बढ़ाएगा ताकि मैं और अच्छे तरीके से आपके लिए समय समय पे पर डे आपको नई नई चीज़ों पे भी मैंने स्टार्ट किया है। आपको ऐसी सी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा चैप्टर में जो आप बुक्स में नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा का पूरा स्पॉन्टेनिटी वाली कहानी। एक बार मैं यहाँ पे आता हूँ तो बेटा इसी के साथ लेक्चर को मैं बंद करता हूँ। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।